जिस किसी ने भी अभी तक के 2 वीडियोस नहीं देखे, मेरे 2 लेक्चर्स, प्लीज ये देख के आ जाओ, क्योंकि अब थोड़ी चीजें ना आपको लिंक टाइप मिलेंगी, लिंक में मिलेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये 2 वीडियो पहले कवर अप कर लो अच्छे से। बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ मैंने, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ मूव करें। देखो, बेसिक बात कर लेते हैं पहले। मेटल्स होते क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स, सब मेटल्स वो होते हैं जो काफी हार्ड होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं ना सर। मेटल सर हमने सुना है कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं मेटल्स, ठीक है। सर मेटल्स के बारे में तो ये है, मेटल्स के एग्जांपल सर, तो जैसे सोडियम हो गया, ये एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, आयरन एक मेटल है, ठीक है, और एल्यूमिनियम एक मेटल है, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास मेटल्स के एग्जांपल मिलेंगे हमारे पास। नॉन मेटल्स वो हो गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं, कुछ मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं, नो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हार्ड नहीं होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं ये ज़्यादातर, ठीक है। तो ये ऐसे चीज़ें आपको मिलेंगी, ये क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। जैसे हमारे पास सिलिकॉन हो गया, है ना, कार्बन हो गया, ये क्या है, ये सारे हैं नॉन मेटल्स। क्या है, नॉन मेटल्स। तो ये बेसिक हो गया सब, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है ना। चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, देखो, पॉइंट्स टू बी कवर्ड, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो सबसे पहला हम लोग कवर करने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नॉन मेटल्स की क्या होती हैं, ठीक है। इसी में एक्सेप्शनल्स, एक्सेप्शंस कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये वाली चीज, ठीक है। आता है क्वेश्चन हमेशा यहाँ से, ठीक है। सेकंड हम लोग मूव करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये पूरा डिटेल में होगा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिर हम लोग मूव करेंगे कि भाई ओर्स वगैरह क्या होते हैं, ओर्स वगैरह क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, इनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए रोस्टिंग वगैरह क्या होती है, रोस्टिंग करते हैं हम लोग, कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। कौन सा रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। एनडीए की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एनडीए की अगर मैं बात करूं, तो कम से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन या इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब आराम से ना। और सीडीएस की अगर मैं बात करूं, 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको यहाँ से। अगर मैं एफकेट की बात करूं, तो 1 से 2 क्वेश्चन। अदर एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इनके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन, बैंकिंग में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं। आइए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, हेडिंग डाल लो, ब्लू पेन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो अपनी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल्स के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग में मेटल लिख देना, ठीक है। अब देखो, मेटल्स, पहली बात तो मुझे ये बताओ, अभी तो मैंने बेसिक बात कर ली कि मेटल्स, देखो क्या होता है, मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं या वो एलिमेंट होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये इनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, दान दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हमेशा ये कैटाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैटाइन। जैसे कि एग्जाम्पल, कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि Na पॉजिटिव, आपने देखा होगा, Na हमेशा पॉजिटिव बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि एक तो पहली बात, ये मेटल है, ठीक है, मेटल है तो सर ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भर भर के हैं, इसीलिए ये लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, इसीलिए इसके पास चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, इसको पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। और समझने के लिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना नंबर होता है सर, 11। इसको अरेंज कैसे करते हैं, के शेल, एल शेल, एल शेल। सर 2 पहले में आएंगे, अगले में 8 आएंगे, अगले में तो अभी अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये कैसे अरेंज कर रहा हूँ। उन बच्चों के लिए अभी थोड़ा वेट करो, मैं बस इसको डिटेल में पढ़ूंगा अलग से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि ये क्या होते हैं शेल्स, कैसे अरेंज करते हैं सर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कहाँ तक हमें याद करना है, सब बताया जाएगा इस पूरी प्लेलिस्ट आपको। मतलब एक बार से देख लोगे, क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगी केमिस्ट्री, ठीक है। तो अभी रुक जाओ थोड़ा, थोड़ी सी तसल्ली रखो, है ना। बस मैं बता रहा हूँ, जिसको पता है थोड़ा पता चल जाएगा। के शेल, एल शेल एंड एम शेल, 2 पहले में चले गए इलेक्ट्रॉन, 8 चले गए, 8 और 2 10, और बचे क्या सर, बचे एक, एक बचा, क्योंकि 11 को अरेंज करना है, तो 2 8 1। अब क्या होता है, जो सोडियम है वो या तो एक काम करे, या तो इस इलेक्ट्रॉन को दे दे किसी को,
तो अपने आप में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, या तो 8 का ऑक्टेट हो, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये होता है ऑक्टेट, 8 का नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, या तो ये एक दे दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा के एलसीएम के साथ, या ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसको काफी ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, तो उतनी एनर्जी ये बेयर नहीं कर सकता, इसलिए उससे बढ़िया काम क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके बाद अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ये +1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बता रहा है। तो इसीलिए सारे मेटल्स, दे आर ऑलवेज, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑलवेज फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर रहेगी बात। अब ये जब पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं तो मेरे को बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग नेचर, मेटल्स आर रिड्यूसिंग नेचर, या दे आर रिड्यूसिंग एजेंट? क्या ये पॉइंट सही है सर? ये पॉइंट कैसे सही है सर, बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन वाले पॉइंट में, जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे, सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मेटल्स ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलते थे? क्या उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलते थे? बोलते थे सर, बिल्कुल बोलते थे। तो क्या मैंने कोई गलत लिख दिया यहाँ पे किसी, दे आर रिड्यूसिंग नेचर? तो इसीलिए मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसको मैं समझा भी दे रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, अब आते हैं सर, मेन बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ओके। पहला, मेटल्स, मेटल्स इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट आर लश्रस इन नेचर। लश्रस का नेचर मतलब, लश्रस का मतलब क्या होता है सर? होता है शाइनी, मतलब काफी ज्यादा शाइनी होते हैं, लश्रस होते हैं। ठीक है, मेटल्स। पहला पॉइंट क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी यहीं पे लिख देता हूँ। देखो, दूसरा पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मतलब क्या है? कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस साउंड। आप जब इन्हें बजाते हो तो आवाज आती है ना, आपकी जो बेल है, स्कूल की बेल है, आवाज आती थी, वो मेटल की बन रही थी, तो इसलिए बोलते हैं सोनोरस। एस स्टैंड फॉर साउंड, साउंड आती है मेटल्स में से। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, आगे बढ़े। ठीक है, देखो, थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब क्या हो गया? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब आप मेटल को तोड़ के क्या बना सकते हो? वायर। क्या बना सकते हो? वायर। तो उसी को कहते हैं डक्टाइल नेचर, दिया डक्टाइल, आराम से वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड का आप 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हो, वायर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट डक्टाइल नेचर कौन शो करता है सर जी? गोल्ड। कौन शो करता है? एयू। एयू का मतलब ये होता है गोल्ड। ठीक है, क्लियर हो गए? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर। मेलेबल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। मतलब आप मेटल से क्या कर सकते हो? शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो मेटल्स को, मेलेबल। इनको आप शीट्स में बनाते हो, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल। देखी होगी आपने एल्यूमिनियम फॉइल, काफी स्कूल में जब आप जाते थे, बच्चे थे जब आप, तो एल्यूमिनियम फॉइल में आप क्या लेके जाते थे? अपना खाना। तो वो शीट थी एक तरीके से ना, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, तो उसी को कहते हैं कि मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर एंड कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। और एक और पॉइंट, मेटल्स आर हार्ड। ये तो सबको पता ही है, पॉइंट में लिख दिया। एक और है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख लो कि गुड कंडक्टर है, काफी ज्यादा आराम से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मेटल्स। ठीक है, उसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे कि एजी एंड ए कॉपर, ये सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।
ठीक है। और लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर। क्या है ये? पुअर कंडक्टर। आपको याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये एक्सेप्शन ही मान लो या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज है कि सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, बात कर लेते हैं, ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल किसकी? सर जी नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, नॉन मेटल्स के बारे में पहला पॉइंट पहला पॉइंट ये है कि सर दे गेन इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी करते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन का गेन या शेयरिंग वगैरह भी आपको देख सकते हो, है ना। तो इसलिए क्योंकि मेनली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये अपने ऊपर क्या चार्ज लेते हैं? ये नेगेटिव चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज लेते हैं? नेगेटिव चार्ज। और क्या बनाते हैं सर? एनाइन। क्या बनाते हैं? एनाइन, जो कि होता है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, एनाइन बनाते हैं। अब एनाइन बना रहे हैं अगर ये, तो मेरे को ये बताओगे एनाइन मतलब एनाइन क्यों बना रहे हैं? एनाइन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिव चार्ज, इसलिए अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इनके ऊपर कौन सा एजेंट होंगे ये? तो सर जी ये होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से एजेंट होंगे सर ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात? ऑक्सीजन क्यों होंगे ये बताया था आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमको पता है सर ये रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी? अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो, जितनी भी हमने बात करी मेटल्स में प्रॉपर्टीज, जैसे कि हार्ड वगैरह हो गए, मेलेबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, ठीक है, सोनोरस हो गया, ये सब नॉन मेटल नहीं देते। ये सब प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में शो नहीं होती। ये सब प्रॉपर्टी नॉन मेटल में शो नहीं होती। मेटल्स या तो ये बिल्कुल ही हार्ड होंगे, तो या तो सॉलिड होंगे, हार्ड तो नहीं कहूंगा, सॉलिड होंगे, हार्ड तो नहीं कह सकते, सॉलिड होंगे या गैसेस होंगे, या तो सॉलिड होंगे या गैसेस होंगे, मोस्टली यही होता है। नॉन मेटल्स आर या तो सॉलिड या तो गैस। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कि है ब्रोमीन का, जो कि एक नॉन मेटल है और जो कि लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ये? सर जी लिक्विड होता है। कौन होता है सर जी? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन याद रहेगा, इकलौता है, एक्सेप्शनल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? ओके, ओके जेंटलमैन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? हम लोग पढ़ेंगे सर एक्सेप्शंस। क्या पढ़ेंगे सर? एक्सेप्शंस। तो हेडिंग डालो, एक्सेप्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, एक साथ ही पढ़ेंगे दोनों के एक्सेप्शंस। लेट मी चेंज द कलर। ओके, देखो पहला लिखो, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी विच एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड। ठीक है, तो सिर्फ मरकरी आपको मिलेगा जो कि होगा लिक्विड में, जो कि क्या होगा? लिक्विड में। कौन होगा? मरकरी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? इसमें किसी को डाउट कि सर सारे के सारे मेटल्स हमने देखा है सॉलिड होते हैं, बट जो मरकरी है वो लिक्विड पे होगा। और एक और बात सर, जनरली जनरली ऑल मेटल्स हैव वेरी हाई melting point and boiling point, but gallium and cesium have very low melting point and boiling point and can be melt at palm। देखो
क्या होता है कि सारे मेटल्स, मेजॉरिटी मेटल्स का क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट हमारे पास दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। आप उन्हें हाथ पे लोगे तो वो पिघल जाएंगे। तो वो दो कौन है ऐसे हमारे महाशय, हमारे दो ऐसे महाशय यहाँ पर आपके नाम दे रखे हैं, हमने लिख दिया, मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये रहे गैलियम एंड सीजियम, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब देखो, आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस इन नेचर। ये देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था नॉन मेटल के बारे में, सर ये लस्ट्रस होती ही नहीं है कोई भी। लेकिन एक है, आयोडीन है ऐसा। आयोडीन एक इकलौता नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है। जो कि क्या है, एक सेकेंड, हाँ, ओके, जो कि क्या है, लस्ट्रस है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कौन है सर जी, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल, प्रॉपर्टी लस्ट्रस है सर। जनरली ऑल मेटल्स क्या होते हैं सर, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, कैन बी मेल्टेड पाम। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर क्लियर। रिवाइज करो फिर से, आ जाओ, एक्सेप्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पहला सर, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, जो कि लिक्विड होता है, एग्जिस्ट एट सॉलिड। ठीक है, मरकरी क्या होता है सर, इकलौता मेटल जो कि लिक्विड में है। सेकंड सर, जनरली सारे मेटल्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, बट गैलियम एंड सीजियम की लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है और अपने पाम पे मेल्ट हो सकते हैं। सर आयोडीन इकलौता नॉन मेटल है जो कि लस्टर्स है। ओके सर, रिवाइज भी हो रहा है सर, बढ़िया। ओके, अब आज नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे चौथा पॉइंट, कि कार्बन इज अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एट different forms, different forms known as allotropes। और फिर उसके बाद बात करेंगे जैसे डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा है, डायमंड। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट, ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ इकलौता नॉन मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, देख रहे हो। तो ये बात क्लियर हुई वाली, क्या है कि कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलोट्रॉप्स में एक्ट करता है। ठीक है, जिसमें से पहला है डायमंड, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन, मतलब सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा है, डायमंड। ग्रेफाइट क्या है, सबसे इकलौता नॉन मेटल जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गई बात, चार पॉइंट क्लियर हो गए, आगे बढ़े। ओके, देखो, एक सेकंड पेन ले लेते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट, कि सर एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल कौन से होते हैं सर, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। सर ये जो होते हैं एल्कली मेटल, पहली बात तो सर ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सो दे आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, ताकि ये आग ना पकड़े, इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, और इनकी सबसे सर लो डेंसिटी होती है, सबसे लो डेंसिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन बी दे कैन बी कट विथ नाइफ, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो सर। तो क्या सर मैंने बताया, अल्कली मेटल सर, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सर ये कैप्ट होते हैं पहले बात तो केरोसिन ऑयल पे, उनकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, आप पकड़ लेते हैं अगर इनको बाहर रख दोगे। सेकंड पॉइंट सर, इनकी लो डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से इनको आप नाइफ से भी, चाकू से भी आराम से काट सकते हो। सबको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर होगी, कोई डाउट किसी को फिजिकल प्रॉपर्टीज में, नहीं है। अच्छा, अच्छा ठीक है, एक आपको अब नई चीज बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखो। देखो, जो भी अपनी मेटल ऑक्साइड्स होती है, मेटल ऑक्साइड्स मतलब मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगे तो मेटल ऑक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर। क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, एंड हमारी जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, दे आर
एसिडिक इन नेचर, ये आपको याद रखना। ठीक है, याद रखोगे ये दो पॉइंट। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की पढ़ ली, नॉन मेटल्स की पढ़ ली। ठीक है, आपने फिर एक्सेप्शंस पढ़ लिए दोनों के बीच में, इससे अलावा कोई एक्सेप्शंस आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना भी होगा तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और अब हम लोग मूव करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। किस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज से मूव करिए तो अपना आपका सबसे पहले आएगा, अगर मेटल रिएक्ट विथ एयर, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ एयर, पहला। अगर मेटल अगर एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, O2 होगा, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो बिल्कुल बनेगी। अच्छा बनेगी, ठीक है। तो एक बेहतरीन रिएक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको दूंगा अब। देखो कॉपर मैंने लिया जो कि एक मेटल है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर क्या होता है सर? ब्लैक। अगर कॉपर ऑक्साइड को मैं फर्दर HCl के साथ, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करूँ तो अब याद करो कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? क्या बनाती है? सॉल्ट प्लस, सॉल्ट प्लस H2O। ओके, पानी बनाती है। तो क्या बनेगा? CuCl2 प्लस H2O, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अच्छा कॉपर क्लोराइड बन गया। तो सर कॉपर क्लोराइड तो बन गया सर, कॉपर क्लोराइड का सर कलर क्या होता है? तो सर कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन। ठीक है, अच्छा, एक रिएक्शन कॉपर की और है, कॉपर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाता है? क्यूप्रिक कार्बोनेट। ये क्यूप्रिक कार्बोनेट, इसका कलर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन। आपको कलर याद रखना है। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये बताता हूँ फिर से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? पहला, कि सर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो सर कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड का कलर इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होता है। सर कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करे तो कॉपर क्लोराइड प्लस पानी बना सर, कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ब्लू ग्रीन। सर कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करते हो कॉपर कार्बन बनेगा सर, कॉपर कार्बन का कलर होता है ग्रीन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, क्या बात है देखो बच्चों, ये जो है ना कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये रिएक्ट करती है HCl के साथ, ध्यान रखना। कॉपर ऑक्साइड ही रिएक्ट करेगी HCl के साथ। कभी भी ऑप्शन में अगर आए कॉपर रिएक्ट विद HCl, क्या ये रिएक्शन? तो नो, नो। ठीक है, नेवर। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, वेयर एज कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl। ठीक है, याद रखना ये बात, स्टेटमेंट आया हुआ है इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया है। ठीक है, ओके। पहला समझ में आ गया केमिकल प्रॉपर्टी मेटल रिएक्ट विद एयर कैसे हो रहा है। ओके, इसी को आगे और बढ़ाएंगे हम लोग। ये तो हमारी एक रिएक्शन मैंने कॉपर के साथ ले ली। अब क्या होता है आपके पास? अगर मैं कुछ ऐसे भी हमारे पास एग्जांपल हैं जो ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन से मेथड है? तो वो नहीं, एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं, ऐसे को, ऐसे मेटल्स को कहते हैं और ऐसी जो ऑक्साइड्स बनती है, बेसिकली इनसे जो ऑक्साइड्स बनती हैं, इनसे जो ऑक्साइड्स बनती हैं, इनसे जो ऑक्साइड्स बनती हैं, इनको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। विच शोज, अब क्या हो गया एम्फोटेरिक का मतलब, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ फिर से, विच शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, तो इनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके सर। अब सर इनके इनके कुछ नाम भी तो होंगे सर, बिल्कुल नाम है भाई, ऐसे तो नाम होने चाहिए। तो इनके नाम है, मतलब एग्जाम्पल है कि सर कौन कौन शो करता है। एल्यूमिनियम शो करता है, बहुत अच्छे से एल्यूमिनियम शो करता है, इट्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक शो करता है, आयरन शो करता है। तो दीज आर सम सब्सटेंस विच शोज एम्फोटेरिक नेचर। कौन सा नेचर? एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल तो देखो, इनको रिएक्शन और ले लेते हैं, नहीं गई। एल्यूमिनियम मैंने ले लिया, एल्यूमिनियम के साथ मैंने क्या रिएक्ट कराया?
मैंने O2 रेड कराया, तो क्या बनेगा? Al2O3। इसको क्या कहते हैं सर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। अब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने क्या किया, एक बार HCl के साथ रिएक्ट कराया, और इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ एक बार बेस के साथ रिएक्ट कराया, एसिड एज वेल एज बेस। तो क्या बनेगा? अगर मैं एक बार इसे HCl के साथ रिएक्ट करा रहा हूं तो क्या बनेगा? AlCl3 प्लस पानी। और Al2O3 को अगर मैं रिएक्ट करा NaOH के साथ तो क्या बनेगा? NaAlO2 प्लस पानी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर सोडियम एल्यूमिनेट। एक बार क्लियर कर देता हूँ फिर से, देखो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती है जो एसिड एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों शो करती हैं, ऐसी ऑक्साइड्स। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, एल्यूमिनियम जिंक आयरन, ये हमारी कुछ ऐसी ऐसी हैं जो शो करती हैं। ठीक है। अब मैंने ले लिया सर एल्यूमिनियम का एग्जांपल, तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लिया, तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई। अब उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने HCl के साथ रिएक्ट कराया और एक बार NaOH के साथ रिएक्ट कराया, एक बार HCl के साथ रिएक्ट कराया, एक बार NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बना सर? कि पहली बार तो सर AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, जो कि एक क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेटल ऑक्साइड अगर एसिड या बेसिक साइड निकलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ये मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट में आपको कराया हुआ है। तो इसलिए AlCl3 बना, एक सॉल्ट पानी बना। Al2O3 को अगर मैंने NaOH के साथ कराया तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम एल्यूमिनेट, आपको याद रखना है कैसे बन रहा है। सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट, ये दो वर्ड्स या दो कंपाउंड्स आपको छप जाने चाहिए कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट तो सोडियम एल्यूमिनेट प्लस पानी बन गया। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब क्या होता है कि कुछ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, लिखो नोट, नोट करके लिखोगे। एक सेकंड रुको। ओके, नोट करके लिखो। मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water, but some metal oxides are soluble in water and known as alkali। एल्कली, तो एल्कली क्या होते हैं? वाटर soluble बेसिस को कहते हैं हम लोग एल्कली। तो कुछ क्या होता है, जनरली सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं पानी में ना, दे नॉट सॉल्युबल। बट सम मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी हैं जो सॉल्युबल हैं वाटर में, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कलीज। उनको क्या कहते हैं? एल्कलीज। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, तो अगर हम क्या करना है, पानी में करना है रिएक्शन, तो क्या बनेगा? NaOH। NaOH बनेगा, अगेन पोटेशियम ऑक्साइड, पानी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये वाटर सॉल्युबल बेसिस, इन्हीं को कहते हैं हम लोग एल्कलीज। तो मैंने अभी लिखवाया था सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम, ये हमारे होते हैं एल्कलीज। बेसिकली एल्कलीज और भी होते हैं, जो हमारा ग्रुप 1 है वो पूरा एल्कलीज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको याद रखना है तीनों, तो ये तो मुझे मानी, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये होते हैं एल्कलीज। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट किसी को? ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं आगे, आ जाओ। अभी हम लोग एक पॉइंट बताया था मैंने अभी आपको, कि जो हमारे पास जितने भी जो ये सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको हमेशा हम लोग ओपन एयर में नहीं रखते, क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव। और इनको रखते हैं अगर ओपन में तो दे कैच फायर वेरी इजीली। तो क्या करेंगे? आग को बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं, वेरी इजीली। सो टू प्रिवेंट, सो टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी केप्ट दीस इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, केप्ट दीस इन केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, ओके। ये क्लियर हो गया अच्छे से? किसी को डाउट? ठीक।
चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक टॉपिक को समझते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये कि आ जाओ। हाँ, नाउ हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल्स। हाउ डू मेटल्स, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड मतलब रिएक्शन है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। कैसे मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर। तो आइए इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज बना लेता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। एल्यूमिनियम, ओके ठीक है, ये मैंने लिख ली रिएक्टिविटी सीरीज। अब क्या होता है, आप लोग अगर नॉर्मली पहले एक फॉर्मेट पता है तो मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये बनाता है नॉर्मली। अब देखो, जो शुरू का है हमारा एलिमेंट पोटेशियम, जो शुरू का एलिमेंट है हमारे पास पोटेशियम। सो पोटेशियम रिएक्ट, पोटेशियम और बोलूंगा दोनों, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कैसे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जैसे क्या, ये मैंने लिया पोटेशियम प्लस H2O, तो क्या बनाएगी मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड KOH प्लस H2 प्लस थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज होती है यहाँ पे, तो ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये रिएक्शन है। ऐसी सिमिलरली Na के साथ H2O, तो NaOH प्लस H2 और प्लस एनर्जी, इन ये दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि सर सोडियम एंड पोटेशियम हमेशा रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी कैल्शियम। सो कैल्शियम भी रिएक्ट करता है विथ कोल्ड वाटर, बट बट इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स बबल, बबल्स बनाता है किसके, हाइड्रोजन के। सो दे, या इट फ्लोट ऑन वाटर, तो क्या होता है जिसके से पानी में फ्लोट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बबल्स किससे बनाता है, H2 के, सो दे क्या होता है फ्लोट होता है, ऐसे करके बबल्स बन रहा है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है, इट रिएक्ट, उसके बाद क्या हो रहा है, बबल्स बन रहा है तो उसके सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, स्टिक टू द सरफेस एंड फ्लोटिंग होती है इससे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आप आ जाओ, रिएक्शन सेम ही है, H2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे रिएक्ट करेगा, आप रिएक्शन अब आप आराम से किसी की बना सकते हैं। तो हमने कैल्शियम का डिस्कस कर लिया, अब है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। कैसा पानी के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, हॉट वाटर, एंड ये भी इट फॉर्म्स बबल्स ऑफ H2, सो दे इट फ्लोट ऑन, ये भी सरफेस पे फ्लोट होता है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सर ये है, एक सेकेंड, डिफरेंस ये है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है सर हॉट वाटर से, बट कैल्शियम रिएक्ट करता है सर कोल्ड वाटर से। और दोनों में क्या सेम है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोट, तो दोनों में होते हैं बबल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोट होते हैं। ठीक है, और ये रिएक्ट करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, ये क्लियर हो गई इतनी बात, इसी को और यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ मैं, ताकि एक जगह आपको सारा मिल जाए ना। ओके, अब फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा सर मैग्नीशियम, हो गया सर। हमारा बचा एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन। तो सर एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन, सर ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं ना तो गर्म पानी से, दे रिएक्ट विद स्टीम। किससे सर, भाप से, स्टीम से, ये इससे रिएक्ट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्ट, रेस्ट जितने भी आपके रह गए, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कौन रिएक्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कौन रिएक्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं, सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट द डिफरेंस इन फॉर्म्स बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से फ्लोट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर बट इट आल्सो फॉर्म सेम बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, whereas एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन दे रिएक्ट विद स्टीम। और रेस्ट जितना भी बचा कुछ वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं। आई रिपीट,
पानी के साथ रिएक्शन बच्चे कुछ नहीं शो करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा ये क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो थर्ड, हाउ डू मेटल मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। तो अगर मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाते हैं? एसिड से सॉल्ट में आपको पढ़ाया था, सॉल्ट बनाते हैं सर, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर करते हैं। तो अब इसमें कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है, एक्सेप्शंस हैं, वो आपको याद रखना लगता है। नॉर्मली तो सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड से, ठीक है, बट एक एसिड है हमारे पास HNO3, इसके साथ मेटल्स अपनी रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? HNO3 इसके साथ मेटल्स मेटल्स डू नॉट रिएक्ट। क्यों नहीं देते? बिकॉज HNO3 जो है इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड इट ऑक्सीडाइजेस H2 into H2O and reduces itself into NO NO2 और N2 इन एसिड इन नाइट्रस ऑक्साइड इन गैसेस में अपने आप को रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए नॉर्मली सारे सारे के सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करते, बट कुछ हैं जो रिएक्ट करते हैं, मैग्नीज एंड मैग्नीज, MgN ये होता है मैग्नीशियम, एक्चुअली में ये होता है मैग्नीशियम, एंड ये होता है मैग्नीज, ठीक है। दे रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि पहली बात कि सर मेटल नॉर्मली सारे मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से और सॉल्ट एंड H2 बनाते हैं, बट HNO3 एक ऐसा एसिड है जिसके साथ मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्योंकि सर HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है सर H2O में, और खुद रिड्यूस हो जाता है NO या NO2 या N2O में। बट सर क्या होता है कि सारे तो नहीं रिएक्ट कर रहे HNO3, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि है दो ऐसे मेटल्स जिसका नाम है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, जो कि रिएक्ट करते हैं विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HNO3 अगर आप डालोगे तो ये रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इससे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो दो तीन चीजें यहाँ समझ आ रही हैं, दो तीन चीजें यहाँ समझ आ रही हैं, एक सेकंड। पहला सर HNO3 के साथ मेटल्स नहीं रिएक्ट करते बिकॉज HNO3 क्या है सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इट ऑक्सीडाइजेस H2 इंटू H2O और खुद को रिड्यूस कर देता है सर NO NO2 या N2O में। बट सर कुछ एक्सेप्शन है, मैग्नीज एंड मैग्नीज जो कि रिएक्ट करते हैं कैसे, वेरी डाइल्यूट, कौन सा डाइल्यूट HNO3, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड या एक टर्म है जो आपको आपको पता होना चाहिए, एक सेकेंड, इसको कहते हैं, एक आगे, अच्छा, ओके, इसको कहते हैं एक्वा रीजियम। सर ये क्या है? देखो ये क्या है, ये है एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ ऑफ HCl एंड HNO3, वो भी कैसे होना चाहिए, कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब HCl किस रेशियो में होना चाहिए, 3 रेशियो में, और HNO3 1। इस रेशियो में अगर आपका एक मिक्सचर बनता है जिसमें HCl 3 रेशियो में होना चाहिए और HNO3 1, क्योंकि HNO3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसलिए थोड़ा कम डालते हैं आप, तो ये क्या कर सकता है, ये गोल्ड को भी पिघला सकता है, मतलब गोल्ड को भी, क्या बोलूंगा, पिघला को पिघलाना, गोल्ड को भी मेल्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका इतना तगड़ा है ये एक्वारीजिया, तो इसलिए आपको याद रखना है इसमें, तो पहले तो कौन कौन मतलब कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3 का मिक्सचर है, HCl से इसमें 3 होगा, एंड आपका जो HNO3 है वो 1 रेशियो में होगा। ये क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, फिर से मैंने कितनी बार आपको मैंने लिख दिया है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। और तो आपको फिर इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, हाँ, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं
आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर आयनिक? देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है सर? ट्रांसफर होता है सर। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है सर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर। कैसे होता है? जैसे सुनो, Na है, Na का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या किया था सर? 2 8 1। सर Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 8, यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब Na तो सर ये रहा, ठीक है, Na पॉजिटिव हो गया, Na पॉजिटिव हो गया ये। अब ऐसे ही Cl कह रहा था, Cl कितना होता है? 17, मतलब 2 8 7। सर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि एक से आसान पड़ेगा लेना, तो 2 8 और 8, ये हो गया सर Cl, और ये हो गया Cl Na। तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव दोनों एक एक के साथ हैं, तो अपने आप में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जैसे Na पॉजिटिव है और Cl के इलेक्ट्रॉन ये हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या होगा? एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है कि हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। तो क्या हुई है वो मैं बताता हूँ अभी क्या किया मैंने। एक सेकंड इरेजर चाहिए मेरे को। ये है Na, सिर्फ Na है ये, और ये है Cl। एक सेकंड मैं ले लेता हूँ, और ये ठीक है। देखो Na के आस आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 1 है, ठीक है। इसके कितने होने चाहिए? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 1 है, Na पॉजिटिव नहीं है 1, और यहाँ पे कितने हैं? 7। तो ये तो 1 ये रहा यहाँ पे, ये 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, एक एक्स्ट्रा है ना। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से इसे गायब करो, वहां पे रख दो। ठीक है, ये हो गया 7। अब ये देखो, इसको एक चाहिए, और ये डोनेट कर सकता है, यानी Cl ले सकता है, तो इसने इसको दे दिया। इसने जैसे इसको दे दिया तो ये बॉन्ड बन जाता है NaCl। ऐसे बन जाते हैं आपके आयनिक कंपाउंड सारे, एक उसे दे रहा है, एक ले सकता है। ठीक है, NaCl क्लियर होगा कैसे बना? तो इसलिए फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ सर? इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ सर? इलेक्ट्रॉन का सर ट्रांसफर हुआ। ठीक है, ओके। अब आप इसमें डालोगे हेडिंग, सर जी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस टॉपिक का यही पे अंत करेंगे, इस मतलब ये करने का, क्योंकि काफी थोड़ा थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई है। तो अगले में हम लोग क्या करेंगे, ओर्स वाला जो सीन है पूरा, मतलब कंटेंट है, और वगैरह रोस्टिंग वगैरह, और बची कुछ रिएक्शन जो है वो अगले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, वो वीडियो थोड़ी छोटी होगी, बट ये वीडियो आपकी काफी लंबी बन गई है, आपकी भी कैपेबिलिटी होती है एक वीडियो को एक हद तक समझने की, तो इसलिए मैं इसको अगले में डाल दूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी से अगर पहली प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर में क्या होगा आयनिक कंपाउंड्स का? फिजिकल नेचर क्या होगा सर? वेरी सॉलिड, वेरी सॉलिड, बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं। बिकॉज ऑफ क्यों? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इनके बीच, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। कौन सी फोर्स कहते हैं सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड। ठीक है, फिजिकल नेचर समझ में आ गया। अगला क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसा कि मैंने बताया ऊपर कि सर अगर हार्ड होते हैं काफी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? वेरी हाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई। रीजन क्या है? सेम, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, थर्ड सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी में क्या होगा सर? दे आर soluble in water, they are soluble in water, but insoluble in insoluble in solvent such as kerosene, पेट्रोल। इनमें क्या होते हैं? ये insoluble होते हैं। किसमें? सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल, पानी में soluble होते हैं। ठीक है, लास्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो यस, क्या होता है इसके बारे में सुनो। इन देयर
फिजिकल स्टेट या फिर इन देयर नॉर्मल स्टेट, जो उनका नॉर्मल स्टेट है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो उनकी नॉर्मल स्टेट होती है उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, बट जब उनका मॉल्टन स्टेट आ जाता है, कौन सा स्टेट, मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट होता है, इसमें थोड़ा सा एक्वस स्टेट हो जाता है, थोड़ा सा पानी डालते हैं, सो क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, आयंस आर फॉर्म, बेसिकली फ्री आयंस आर फॉर्म, और उसमें क्या होता है फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं करते नॉर्मल स्टेट में अपने, बट जैसे ही मॉल्टन स्टेट आता है तो फ्री आयंस का फॉर्मेशन होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये हुआ आज का टॉपिक समाप्त यहाँ पर। होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप दिल खोल के लिखिए आप, मैं बिल्कुल उसे पढ़ूंगा। अगले में आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, कुछ हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, और क्या करेंगे लास्ट में, ओर्स। ठीक है, ओर्स को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रिफाइनिंग होकर। ठीक है, तो ये आपको देखना है, कल हम लोग ये करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी मतलब ये रहेगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।